दिल्ली की बात कर रहे थे, तो चलिए मैं सबसे पहले आपको लिए चलती हूँ। रवि सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जहां पर 7 सीटें और बहुत अहम है नई दिल्ली और चांदनी चौक की सीट, जिसके बारे में भूपेंद्र हमें बता रहे थे। किस तरह का रहा अभी तक का चुनाव प्रचार? हालांकि नेताओं का ये कहना था कि समय उन्हें काफी कम मिला है। जी रवि। नवजोत, सबसे पहले चुनाव प्रचार और तमाम जो चीजें हैं उनके बारे में बताऊं। सबसे पहले यहां पे मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि यहां पर बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा हुए हैं कनॉट प्लेस में, और यहां पर जो सेलिब्रेशन चल रहा है, क्योंकि आखिरी समय चल रहा है और अभी क्योंकि 6 बजे तक का ही परमिशन है और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको 6 बजे तक ही चुनाव प्रचार के लिए समय मिला है। इस बार 1 घंटे का एक्स्ट्रा समय दिया गया, क्योंकि 5 बजे तक अमूमन पहले जो है चुनाव प्रचार के लिए समय मिलता था, लेकिन इस बार आयोग ने 1 घंटे का ज्यादा समय दिया है। सबसे पहली बात, अगर नई दिल्ली, क्योंकि इस जहां पर मैं खड़ा हूं कनॉट प्लेस, ये नई दिल्ली लोकसभा सीट में आता है और नई दिल्ली में बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है, क्योंकि यहाँ पर अजय माकन कांग्रेस के धुरंधर नेता है, उनको जो टक्कर दे रही है मीनाक्षी लेखी, स्पोक्स पर्सन है, नेशनल स्पोक्स पर्सन है, उनको टिकट दिया है बीजेपी ने यहाँ से। आशीष खेतान, यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला है और इस सीट को लेकर सबकी नजरें हैं और निश्चित तौर पर यहाँ पर जोरदार तरीके से लोगों ने चुनाव प्रचार किया है। और आखिरी समय आज, क्योंकि लास्ट टाइम है और एक दिन बाद यानी कि 10 तारीख को दिल्ली में चुनाव है, और उसके पहले चुनाव प्रचार के आखिरी समय में तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपनी पूरी ताकत झोंक दी है कि किस तरीके से वोटरों तक पहुंचा जाए, किस तरीके से मैसेज दिया जाए। तो फिलहाल यहाँ पर जो बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता वॉलंटियर्स इकट्ठा हुए हैं वो सेलिब्रेट कर रहे थे। एक कह सकते हैं कि फ्लैश मॉब, ये अमूमन जो है विदेशों में नजर आता है और अचानक जो भीड़ इकट्ठा होती है और वो किसी मैसेज को पहुंचाने के लिए ये यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ का जो मुकाबला है दिल्ली का वो काफी ज्यादा दिलचस्प है। 7 सीटों प्रचार का एक अलग और एक दिलचस्प तरीका यहाँ पर देखने को मिल रहा है। महज 50 मिनट का वक्त रह गया, क्योंकि 5:10 हो गए और 6 बजे तक का वक्त है। और आखिरी मौके पर फिलहाल नई दिल्ली से, जहां पर मीनाक्षी लेखी और अजय माकन दोनों के बीच टक्कर है और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता फ्लैश मॉब करते हुए यहां पर नजर आए। हम सीधे चलते हैं, शलभ हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से मौजूद हैं। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश 10 जगह है जहां पर मतदान होना है, और वो इलाका जो कि दंगों से प्रभावित रहा, अभी उभरा है। और इस पूरे इलाके में अगर हम देखें तो दंगों को लेकर सियासत भी बहुत ज्यादा हुई है। तमाम सियासी दलों ने अपनी रोटियां सेकी यहां पर, और चुनाव आयोग ने काफी सख्ती की, लेकिन फिर भी नेताओं की बदजबानी समय समय पर यहां पर सुनाई देती रही है। कितना इंपॉर्टेंट है ये इलाका और ये चुनाव अभी का? देखिए, उत्तर प्रदेश के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, और सबसे महत्वपूर्ण अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा इलाका एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की चपेट में रहा है। पिछले दिनों हुए दंगे के बाद से लगातार जो तमाम पार्टियों के नेता थे उन्होंने पहुंचकर सियासत की है, अपने अपने तरीके से वोटों को हथियाने की कोशिश की है। कुछ ऐसी पार्टियां थी जिन्होंने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराने की भी कोशिश की है। तो ऐसे में ये देखना बहुत अहम होगा कि चुनाव के जो नतीजे आते हैं वो जनता जो होती है इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, वो किस बात को महत्व देती है, विकास को महत्व देती है, या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जो आपस में वोटों का जो बंटवारा है वो साफ तौर पर नजर आता है। हालांकि जो जिस तरीके से संकेत मिल रहा है और जिस तरीके से सियासत वहां पर की गई है पिछले कुछ दिनों में, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि वहां पर ध्रुवीकरण वोटों का हुआ है। और अगर सितारों की बात करें तो राजबब्बर, जया प्रदा, इनके जैसे सितारे हैं जिनकी किस्मत दांव पर है। चौधरी अजीत सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके मुकाबले बागपत से मुंबई पुलिस के जो पूर्व कमिश्नर थे सतपाल, उनका भी चुनाव कल है। तो ये तमाम हस्तियां हैं जिनके लिए कल वोट पड़ेंगे, और ये देखना बहुत अहम होगा कि इनमें से कौन लोकसभा पहुंचता है और किसको जनता नकारती है। बहुत शुक्रिया। चल, अब 10 सीटें हैं और जिस पर होना है चुनाव, और इससे पहले 7 दिल्ली की सीटें जिस पर हमें जानकारी, रवि हमारे समाचार जानकारी। तो लोकसभा चुनावों के तीसरे चरण की बात कर रहे हैं, जिसके लिए प्रचार बस खत्म होने वाला है। 40 मिनट का वक्त बचा। हम सीधे चलते हैं चंडीगढ़। इस वक्त हमारे साथ अमित चौधरी हमारे संवाददाता मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे चंडीगढ़ और हरियाणा, 2 जगहों की बात हम करेंगे। चंडीगढ़ गुल पनांग किरण खेर वर्सेस पवन बंसल, और अगर हम हरियाणा की बात करें जो इंपॉर्टेंट सीट है वो है हिसार की। क्या देख रहे हैं वहां पर? जी देखिए, चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा दिलचस्प मामला इसलिए भी है क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले जो है पवन बंसल जो चंडीगढ़ से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उन पर रेलवे का स्कैम का इल्ज़ाम लगा। उसके बाद ये माना जा रहा था कि उन्हें टिकट मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से किरण खेर को उतारा है, बीजेपी कहीं ना कहीं कमजोर फुट पर है, और गुलपनाग यहाँ पर लड़ रही हैं, उनका काफ़ी माना जा रहा है दबदबा। तो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प यहाँ पर मुकाबला है। हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में
हिसार के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से दुष्यंत चौटाला जो कि देवीलाल के पड़पोते हैं और ओम प्रकाश चौटाला जो इस वक्त जेल काट रहे हैं अजय चौटाला के साथ, उनके पोते जो है वहां पर INLD की लाज बचाने के लिए लगे हुए हैं। ये चुनाव जो है इंडियन नेशनल लोकदल का भविष्य तय करेगा कि वो अगर कोई सीट नहीं मिल पाती है इंडियन नेशनल लोकदल को तो उसके लिए आगे जाकर पार्टी को बचा पाना काफी ज्यादा जो है मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही कांग्रेस के और बीजेपी के लिए भी काफी ज्यादा तगड़ी लड़ाई है, लेकिन बीजेपी के अंदर खाते जो टिकट बंटवारे को लेकर लड़ाई चल रही है उसका जो नुकसान जो है बीजेपी को पहुंच सकता है, जिसका मुनाफा सीधा सीधा कांग्रेस को जाने वाला है हरियाणा के अंदर। नवजोत, जाहिर सी बात है बीजेपी ने एचजेपी के साथ गठबंधन तो किया है, लेकिन जो सीटें उसने अपने 8 सीटें जो दी हैं उनमें से वो ज्यादातर इलाके वो हैं जहां से कांग्रेस छोड़कर आए बीजेपी जो शामिल हुए हैं उन्हें ये टिकटें दी गई हैं, जिस वजह से नाराजगी बीजेपी के अंदर काफी ज्यादा और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं हो सकता है बीजेपी को भुगतना पड़े और फायदा कांग्रेस ले सकती है इसका। शासित प्रदेशों की 91 सीटों पर वोटिंग होगी। इन चुनावों में कौन कौन है खास उम्मीदवार और क्या है इन इलाकों के मुद्दे, जानने के लिए हम चलेंगे हमारे संवाददाताओं के पास। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ मौजूद रहेंगे। दिल्ली से रवि सिंह, लखनऊ से शलभमणि त्रिपाठी हमारे साथ हैं, चंडीगढ़ से अमित हैं, भोपाल से मनोज हैं, पटना से चंद्रमोहन है और मुंबई से दिनेश हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। तो पहले बात हम मध्य प्रदेश की करते हैं। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 9 सीटों पर 10 तारीख को मतदान होना है, जिनमें सतना, रीवा, जबलपुर, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद प्रमुख हैं और छिंदवाड़ा से कांग्रेस के कद्दावर नेता कमलनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के बारे में बात करने के लिए हम सीधे चलते हैं भोपाल। हमारे साथ मौजूद है मनोज, हमारे संवाददाता। बहुत अहम है मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो कमलनाथ का जो इलाका है छिंदवाड़ा, वहां भी वोट डलने हैं 10 तारीख को। तो वाकई नवजोत, क्योंकि कमलनाथ एक ऐसी जगह है छिंदवाड़ा जहां 34 साल से 1980 से जब से कमलनाथ आए हैं तो एक बार अपवाद के तौर पर छोड़ दिया जाए तो लगातार कमलनाथ छिंदवाड़ा सीट को जीत रहे हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने, क्योंकि बीजेपी अपने मिशन 29 की बात करती है तो छिंदवाड़ा की सीट पर बीजेपी एक बड़ी चुनौती के रूप में ले रही है। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि पूरे मध्य प्रदेश में तमाम जगह पर नरेंद्र मोदी की सभाएं हुई हैं, लेकिन एक भी सभा नरेंद्र मोदी की सभा, जिनको स्टार प्रचारक पार्टी कहती है, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन नवजोत एक भी सभा छिंदवाड़ा लोकसभा में नहीं हुई। इसके अलावा जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह भी मैदान में हैं और जो राव उदय प्रताप सिंह जो कि पहले कांग्रेस के सांसद थे अब बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो मैदान में है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विवेक तनखा मैदान में है। तो एक तरह से सबकी निगाहें 9 सीटों पर है और खास तौर पर कमलनाथ की छिंदवाड़ा सीट पर है। यहाँ मनोज, आपसे छत्तीसगढ़ का हाल भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि एक सीट है बस्तर जहां से आम आदमी पार्टी ने सोनी सोरी को टिकट दिया है और ये पूरा अगर हम इलाका देखें, अगर हम मध्य प्रदेश की उन 10 सीटों की बात करें और छत्तीसगढ़ की बात करें, नक्सल प्रभावित इलाका है, बहुत बड़ी चुनौती रहेगी सुरक्षा बलों के लिए भी। और सोनी सोरी के बारे में अगर हम बात करें, कितना असर उनका वहां पर आपका नजर आ रहा है? चुनाव आयोग ने जो शेड्यूल बनाया है नवजोत, वो इसी लिहाज से बनाया है क्योंकि जो छत्तीसगढ़ की 11 सीटें हैं उसमें सिर्फ एक सीट पर चुनाव होना है 10 तारीख को। बस्तर सीट पर चुनाव होना है, पूरा नक्सल प्रभावित सीट है और इस सीट पर सुरक्षा के खासे इंतजाम किए गए हैं। जो हमारी वहां पर बात हुई पुलिस से तो 2 एयर एम्बुलेंस लगाई गई है, इसके अलावा आईटीबीपी की सीआरपीएफ, आईटीबीपी और जो छत्तीसगढ़ पुलिस के 12,000 जवान जो हैं वो तैनात होंगे पोलिंग डेट पर, मतदान के दिन। इसके अलावा जहां तक सोनी सोरी की बात है तो सोनी सोरी के आने की वजह से जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच अभी तक बस्तर ने देखा था सीधा मुकाबला, लेकिन पहली मर्तबा बस्तर की सीट पर एक त्रिकोणीय संघर्ष हो रहा है। और जो सोनी सोरी के आने की वजह से जिसे हम कहें जिस तरह के आरोप सोनी सोरी पर लगते हैं कि वो नक्सलियों की मदद करती है, ये आरोप भी तमाम बार लगाए गए, कांग्रेस की तरफ से लगाए गए, बीजेपी की तरफ से लगाए गए, लेकिन सोनी सोरी के आपके उम्मीदवार होने की वजह से वाकई जो मुकाबला है त्रिकोणीय है और एक रोचक मुकाबला है बस्तर में इस बार। और खासे इंतजाम हुए हैं सुरक्षा के लिहाज से। बिल्कुल, सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम है ये पूरा इलाका, क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाका है। हम मनोज हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है, हम सीधा अब आपको लिए चलते हैं पटना। हमारे साथ चंद्रमोहन मौजूद हैं। आपको बता दें कि बिहार की अगर हम बात करें तो 6 सीटें जहां पर मतदान हो रहा है, यहां पर भी हम नक्सल की बात करें क्योंकि ज्यादातर जो इलाका है वो नक्सल प्रभावित इलाका है। और आपको बता दें कि अभी कल ही आईडी ब्लास्ट भी वहां पर हुआ। एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी यकीनन चुनाव आयोग के लिए भी यहां पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करवाना। जी चंद्रमोहन।
बिल्कुल, देखिए जिन 6 जगहों पर चुनाव होना है, जिन 6 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होना है, वो काफ़ी नक्सल प्रभावित माने जाते हैं और पुलिस के लिए और चुनाव आयोग के लिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण इलाके हैं और शांतिपूर्ण कैसे मतदान हो, इसको लेकर कई बार बैठकें हो चुकी है। सीआरपीएफ के जवान और अर्धसैनिक बल के कई यहाँ पर कंपनियां लगाई गई हैं। अगर 6 जो सीट पर चुनाव होना है वहाँ की बात करें तो वहाँ पर 146 अर्धसैनिक बल की कंपनियां लगाई गई हैं, क्योंकि जो नक्सल प्रभावित इलाका है वहाँ पर लोग कैसे सुरक्षित अपने घरों से बूथ तक पहुंच सके और वो अपना मतदान कर सके, इसको लेकर खासा एहतियात बरता जा रहा है। हालांकि अगर हम सासाराम की बात करें या फिर औरंगाबाद की बात करें, जमुई की बात करें, तो यहाँ इन 3 जिलों को हाई अलर्ट पर डाला गया है और साथ ही जो गया और औरंगाबाद है इनको लेकर खासा एहतियात बरता जा रहा है। जो इलाके बॉर्डर से सटते हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, झारखंड से, जहां की नक्सली आराम से आ जा सकते हैं एक इलाके से दूसरे इलाके में, वहां पर अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं और जितने लोग अभी आ जा रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह, उन सबों पर ये अर्धसैनिक बल के जवान हैं वो लगातार नजर रख रहे हैं और शांतिपूर्ण मतदान कैसे हो, ये सबसे बड़ी चुनौती है। सीआरपीएफ के जवान, अर्धसैनिक बल के जवान और खासकर जो जिला प्रशासन है ये ताकीद कर रही है और लगातार चुनाव आयोग की रही है, क्योंकि जो बिहार में पहला फेज का जो ये चुनाव होना है 6 जगहों पर 6 लोकसभा क्षेत्रों में, इसको काफी नक्सल प्रभावित माना जा रहा है और इसको लेकर खासा एहतियात भी बरते जा रहे हैं। दो अहम जगह अगर हम सासाराम और जमुई की बात करें, दोनों वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, मीरा कुमार और उधर चिराग पासवान। बहुत आपने बताया कि यहां पर खासतौर पर फोकस किया जा रहा है कि ये पूरी जो दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ये हाई अलर्ट पर हैं। कितने अतिरिक्त सुरक्षा बल यहां पर तैनात किए जाएंगे? बिल्कुल, देखिए जिला प्रशासन लगातार चुनाव आयोग के साथ बैठक कर और इन 2 जिलों में खासी जो है सुरक्षा बढ़ाने के लिए ताकीद की गई थी और चुनाव आयोग से खासकर इन जो 6 जिलों में चुनाव होना है इन 2 जिलों में नजर रखा जा रहा है, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले जब एक आईबी का रिपोर्ट आया था उसमें यह कहा गया था कि बिहार के कई नेता नक्सलियों के निशाने पर हैं। लिहाजा जो सासाराम से जो बॉर्डर सटता है उत्तर प्रदेश का, उस पर खास तौर पर नजर रखी जा रही है और जो जमुई इलाका है जहां से चिराग पासवान है, रामविलास पासवान के बेटे जो चुनाव लड़ रहे हैं और मीरा कुमार जो लोकसभा की अध्यक्षा हैं, उनको लेकर जो खासा एक तरह से कहा जाए कि नजर रखने की कोशिश की जा रही है और जो भी वहां पर बल तैनात किए गए हैं उनको एक तरह से यह स्पेशल मैसेंजर दिया गया है कि जो लोग भी आ जा रहे हैं शहर में या फिर जो जंगली इलाका से जो लोग भी शहर की ओर निकल कर आ रहे हैं उनको लगातार चेक किया जाए और साथ ही जो चुनाव होना है इसको लेकर खासा एहतियात बरते जा रहे हैं। हालांकि जो भी बॉर्डर इलाका है उसको आज शाम से ही सील कर दिए जाएंगे और जो लोग भी आने जाने वाले हैं उन पर नजर रखी जा रही है, लेकिन जो ये 6 जिन जगहों पर चुनाव होना है उसको लेकर खासा एहतियात एक तरह से कहा जाए तो बरती जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि इन 6 इलाकों में शांतिपूर्ण मतदान करा लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। लेकिन आप हमारे साथ लाइन पर बने रहिए। हम चलते हैं महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र जो है वो दूसरा सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र और यहाँ पर 10 सीटों पर मतदान होना है। दिनेश मौर्य हमारे साथ मौजूद है। दिनेश, समझना हम आपसे ये चाहेंगे यहाँ पर कि बेल्ट जो है वो किसानों की बेल्ट है और कहीं ना कहीं नाराज हैं किसान इस बार जिस तरीके से फसल की बर्बादी हुई है। क्या कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा यहाँ पर? देखिए, नाराजगी किसानों में बहुत ज्यादा है। पिछले साल सूखा पड़ने की वजह से कई सारे किसानों ने आत्महत्या की थी। इस बार चुनाव के ठीक पहले जिस तरह से ओले गिरे थे उसके बाद भी कई किसानों ने आत्महत्या की थी, तो कहीं ना कहीं किसानों में नाराजगी है मौजूदा सरकार को लेकर। लेकिन सबसे किसानों का कहना यही था कि ओला गिरने के बाद जिस तरह से मुआवजा पहुंचाने में जो सरकार की तरफ से देरी हुई उसको लेकर काफी नाराज और इस बात का एहसास खुद कांग्रेस को भी, और यही वजह है कि हालात बिगड़ते हुए देख उन्होंने किस तरफ कोशिश की और एक बड़ा पैकेज जो है ओलाग्रस्त इलाकों में किसानों के लिए उन्होंने जारी कर दिया, लेकिन नाराजगी अब भी बनी हुई है। और इसी बात को मुद्दा जो है नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों के दौरान बनाया और सरकार पर जमकर हमले किए। कुल मिलाकर हालात यह है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। पूरी कोशिश तो कांग्रेस की तरफ से की गई है कि जैसे जैसे उनके बड़े बड़े नेता यहाँ पर आकर प्रचार करके गए हैं, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री लगातार 10 दिनों तक सभी 10 सीटों पर उम्मीदवारों के लिए जाकर प्रचार करते रहे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, खुद कांग्रेस को भी अंदाजा है कि इस बार पहले की तरह हालात अच्छे नहीं है उनके लिए। पिछले लोकसभा चुनाव में 25 सीटें कुल महाराष्ट्र में से उन्हें जीतने में कामयाबी मिली थी, लेकिन इस बार रुझान भी जो है कांग्रेस का साथ नहीं दे रहे। नवजोत। बिल्कुल, और ये वोट बैंक जो है वह छिटकता कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। फिलहाल हम आपको बता दें कि 10
लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर, जहां 10 तारीख को मतदान होना है। और वो कौन कौन सी आपको बता दें, चंद्रपुर है इसमें, और इसके अलावा यवतमाल का इलाका है, बुल्डाना है इलाका, अंकोला इलाका है। ये तमाम ऐसे इलाके जहां पर मतदान होना है। आप इसे जानना चाहेंगे दिनेश, किस तरह का प्रचार अभी तक रहा है वहां पर? देखिए, कांग्रेस ने अपने 10 साल में जो अचीवमेंट उन्हें मिली है, जो लोग काम उन्होंने लोगों के लिए किया है, वो सारे काम जो है जनता के सामने रख दिए। साथ ही में नरेंद्र मोदी के रूप में जो सांप्रदायिकता का मुद्दा कांग्रेस का हाथ लगा, उसे भी जमकर भुनाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई। वहीं बीजेपी और शिवसेना के जो नेता है, वो कुल मिलाकर सभी लोगों को यही कर कि 10 साल के शासन में, यूपीए में 10 साल हो गए कांग्रेस के, और महाराष्ट्र में पिछले 15 साल से कांग्रेस और एनसीपी की सरकार है, तब लोगों के हालात नहीं बदले। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर वो जनता के सामने गए, जनता के सामने दोनों ही पार्टियों ने अपनी बात रखी है। अब 16 तारीख को ही पता चल पाएगा कि जनता का रुझान किस तरफ है। दोनों ही पार्टियों ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की कि किसी तरह से जनता को अपनी तरफ आकर्षित करके ले। इस बार पहली बार एमएनएस की तरफ से भी एक उम्मीदवार इन 10 सीटों में उतारा गया है। राज ठाकरे भी वहां जाकर प्रचार कर रहे थे, और कल जो बयान आया है राज ठाकरे का कि आप आत्महत्या ना करें, वो भी इसी कड़ी में देखा जा सकता है। कुल मिलाकर सभी तरफ से पूरी कोशिश की गई है। अब जनता के ऊपर है, जनता क्या फैसला लेती है। तो चलिए, चुनाव प्रचार बस खत्म होने वाला है, कुछ ही वक्त रह गए हैं। हम सीधे चलते हैं भोपाल। इस वक्त मनोज हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि 29 में से मध्य प्रदेश की 29 में से 9 सीटों पर 10 तारीख को वोट डाले जाने हैं। और एक और अहम सीट है जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे, सतना, जहां पर अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह को इस बार टिकट दिया गया और वो चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे। हालांकि विधायक हैं वो, किस तरह का प्रचार उनका रहा है वहां पर? ये प्रचार, जहां तक सतना की बात है, तो बड़ी दोनों पार्टियों की तरफ से बड़ी कोशिश हुई नवजोत, क्योंकि राहुल गांधी की भी सभा सतना में हुई और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी की सभा भी सतना में हुई। हालांकि अभी बीजेपी के कब्जे में ये सीट है और जो गणेश सिंह जो हैं वो बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन अजय सिंह को पार्टी ने ये सोचकर उतारा है कि कभी एक जमाने में अर्जुन सिंह यहाँ से सांसद हुआ करते थे, सतना से चुनाव जीते थे कांग्रेस के टिकट पर। खुद अर्जुन सिंह भी इसी सीट पर एक बार जो कांग्रेस तिवारी की टिकट पर चुनाव हारे भी थे। तो पार्टी की कोशिश है कि अजय सिंह के जरिए एक बार फिर सतना की सीट पर कब्जा किया जाए, और खास तौर पर एक माहौल जिसे कहते हैं कि सतना के साथ साथ फिर सीधी और रीवी, पूरा जो विंध्य इलाका है, विंध्य इलाके में पार्टी ने एक तरह से अपनी घुसपैठ करने की कोशिश की है, क्योंकि विंध्य इलाके में अभी फिलहाल बीएसपी के साथ साथ बीजेपी दोनों का कब्जा है, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से बाहर है। तो अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह की तरफ से कोशिश है कि एक बार फिर इस सीट को कांग्रेस की झोली में डाला जाए। पारंपरिक वोट बैंक को टारगेट करने की एक तरीके से कोशिश हम कह सकते हैं ये। तो वाकई, क्योंकि विंध्य इलाके में पहले अगर हम कहें तो पहले कांग्रेस का ही वो इलाका था, पूरे विंध्य इलाके में कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन धीरे धीरे बीते 2 चुनाव में, 2004 और 2009 के चुनाव में धीरे धीरे बीएसपी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से कब्जा हुआ है। मैं एक अहम बात आपको बता दूं कि सतना में, जैसे मध्य प्रदेश में 9 सीटों पर चुनाव होना है, तो 6 सीटों पर नरेंद्र मोदी की सभा हुई। तो सतना एक ऐसी जगह है जहां पर नरेंद्र मोदी की सभा हुई और साथ ही साथ राहुल गांधी की भी सभा हुई। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों पार्टियों की तरफ से कितनी कोशिश हो रही है सतना सीट को पाने के लिए। यानी है तो बीजेपी का कब्जा, लेकिन यहाँ पर पूरी कोशिश हो रही है नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी वर्चस्व की। एक तरीके से हम कहें कि ये लड़ाई, ये सीट बन गई है। तो वाकई, क्योंकि सतना मतलब एक मध्य प्रदेश में अगर 2 सीटों पर सबकी निगाहें हैं, एक तो कमलनाथ की सीट है जिससे एक तरह से कहे तो मोदी की सभा नहीं हुई, नरेंद्र मोदी ने कमलनाथ के इलाके में कोई सभा नहीं ली, और पार्टी मान के चलती है, एक तरह से बीजेपी भी मान के चलती है कि अगर ये सीट मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहां तक सतना की बात है, तो सतना एक ऐसी जगह है कि जहां पर हार जीत का जो अंतर है वो भी लाखों में नहीं है। अभी तक इसके पहले जो हार जीत का अंतर है बीएसपी मैदान में होती है, और पूरा जो जातीय समीकरण जिसे हम कहें कि मध्य प्रदेश का विंध्य इलाका वो इलाका है जहां पर चुनाव जातीय समीकरण पर होते हैं। तो उन्हीं जातीय समीकरणों को चलते बीजेपी ऐसे उम्मीदवार को उतारती है कि अगर ठाकुर वोट है, पंडित वोट है, इस तरह से पूरा इलाका जातीय समीकरणों पर बटा हुआ, और उसी जातीय समीकरण को चलते दोनों पार्टियों ने अपनी पार्टी ने कोशिश की है कि इस इलाके को फिर से कांग्रेस या बीजेपी अपने कब्जे में ले। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो ज्यादा मार्जिन नहीं रहा है हार जीत का इसमें, और राहुल गांधी आते हैं, नरेंद्र मोदी आते हैं, यहां पर अपनी रैलियां करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुकाबला काफी दिलचस्प होगा इस सीट पर भी। बहरहाल 10 तारीख को यहां पर भी वोट डाले जाएंगे। अजय सिंह, कांग्रेस ने दिया है टिकट। अजय